नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे पल्लव वंश के बारे में और पल्लव वंश से कौन-कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और उन शासकों के शासन के दौरान ऐसे कौन-कौन से महत्वपूर्ण वाक्य घटित हुए थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं पल्लव वंश। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के बारे में जानते हैं कि आखिर ये इतिहास में इसका अस्तित्व किस प्रकार से आया। भाई, सबसे पेपरों में क्या है, जरूरी नहीं है कि जो मोटा मोटा पढ़ाया जाए वही आए। उत्पत्ति से लेकर और अंत तक, उत्पत्ति से लेकर अंत तक, चाहे वो अभिलेख हो, स्मारक हो, सिक्के हो, राजा हो, उनकी उपाधियाएं हो, उनके मंदिर निर्माण किए हों, उन सभी से, या इनका युद्ध किन किन राजाओं से हुआ, या इनके दरबारी कभी हुए, या इनके समकालीन राजा हुए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करें। जब हमें यही मालूम नहीं होगा कि हमारा ये जो पल्लव वंश है आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। भाई, अगर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश की उत्पत्ति कहाँ हुई, कौन सा प्रदेश था, इसकी जानकारी हमें किन किन अभिलेखों से या साक्ष्यों से मिलते हैं। भाई, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पहले इनके बारे में जानो आप। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट इनके शासकों के नाम लिख दूं, उनका समय लिख दूं और कब तक उन्होंने शासन किया, क्या क्या घटनाएं घटी, ये लिख दूं, तो जरूरी नहीं है वही आए। उत्पत्ति से लेकर अंत तक कुछ भी सवाल पेपरों में इनके आधार पर पूछ सकते हैं, इसलिए इन्हें विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और जो बचा हुआ है उसके लिए हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको सूचित करेंगे, जानकारी पूरी देंगे। और इनसे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये भी है, क्योंकि मैं वो सारे तथ्य आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पल्लव वंश, इनके बारे में जानते हैं। ये जो पल्लव वंश है ये दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था। अब ये हमें मालूम चल गई भाई, दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था, ये आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। लेकिन जब उदय हुआ था तो किस कारण से हुआ था या किनके बाद में हुआ था। तो ये उदय जब हुआ था ना, तब वहां पर सातवाहनों का शासन था। जैसे ही सातवाहन साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद में पल्लव वंश का उदय होता है। ठीक है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि सातवाहनों के ये अधीन शासक थे। सातवाहनों के उस समय जब सातवाहनों का साम्राज्य था, तो ये जो पल्लव राजवंश के राजा हैं या इनके पूर्वज हैं, ये उनके सातवाहनों के अधीन शासक थे। ठीक है, अब इनके बाद में इनकी जो जानकारी हमें इतिहास में मिलती है वो 6ठी सदी से इनका हमें विशेष स्थान है। 6ठी सदी से हमें इनके बारे में जानने के बारे में बहुत कुछ साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इनके बारे में एक समस्या यह है कि कुछ विद्वान इन्हें देशी मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें विदेशी मानते हैं। इनके बारे में बहुत सारे ऐसे तर्क हैं। तो अब हम थोड़ा सा ज्ञान उन तर्कों के ऊपर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता आपसे कुछ भी छूट जाए। तो देखते हैं वो विद्वान। देखो, एक विद्वान थे बी एल राइस और वेनकैया। ये ऐसे विद्वान हैं जो कि पल्लवों को ये कहते हैं कि पल्लव पर्थियन विदेशी जाति है। अब हमें पल्लवों के बारे में जानकारी मिली कि इनका उदय दक्षिण में, सातवाहनों के बाद और सातवाहनों के अधीन शासक थे। 6ठी सदी में
इनका विशेष स्थान था, या फिर ये समझ लिए जब 6ठी सदी शुरू थी तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये अपने राज्य विस्तार में काफी मजबूत थे, ये अच्छी तरह से शासन कर रहे थे। अब देखो विदेशी क्या कहते हैं, ये विद्वान कहते हैं कि जो पल्लव है ना, ये पर्थियन विदेशी जाति थी, देशी जाति नहीं थी, ये लोग ये कहते हैं। ये इनके बाद में क्या होता है, हमें जो जानकारी मिलती है इतिहास में इनके साक्ष्यों के आधार पर, वो क्या है कि आप देखो विदेशी विद्वानों ने तो इन्हें विदेशी जाति बता दिया, जो विद्वान हैं इन्होंने इन्हें पर्थियन जाति के विदेशी बता दिया, ठीक है। लेकिन हमें जो जानकारी मिलती है, हमें इतिहास में ये मिलती है कि सातवाहनों के बाद, जब सातवाहन साम्राज्य समाप्त हुआ, तो ये जो पल्लव है ना, ये सिंधु घाटी से आकर तोंडे मंडलम के क्षेत्र में बस गए। भाई ये सिंधु से आके अब साउथ में बस गए। इन्हें विदेशी कहने का हमें और दूसरा प्रमाण भी मिलता है। वो क्या प्रमाण मिलता है उसके बारे में जानते हैं। विदेशी जो प्रमाण है, दूसरा तर्क, वो ये है कि कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर में, यहां पर आप समझिए कि जो विदेशी बोल रहे हैं, पहला तर्क तो वो उन विद्वानों का है कि ये इन्हें पर्शियन विदेशी जाति कहते हैं। दूसरा एक तर्क और दिया विद्वानों ने, वो क्या तर्क दिया उसके बारे में जानते हैं। ये कहते हैं कि कांची के वैकुंठ मंदिर में, जो कि पेरुमल मंदिर है, उसमें राजमुकुट का जो चित्र है, यहां इंपॉर्टेंट है कि जो राजमुकुट का चित्र है वो बैक्टीरियन राजा, यानी विदेशी राजा, बैक्टीरियन साम्राज्य था, ठीक है। ये बैक्टीरियन राजा थे दमित्र। अब देखो यहां से इन्हें जो विदेशी हम कहते हैं ना, जो विद्वान कह रहे हैं, इसका दूसरा तर्क वो क्या प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में। ये कहते हैं कि जो मंदिर में जो मिला है ना राजमुकुट, उसका चित्र, और बैक्टीरियन राजा का, जो कि दमित्र के राजमुकुट से मिलता जुलता है। अब विद्वानों के ये दो तर्क हैं, एक तो भैया पेरुमल मंदिर का और दूसरा बैक्टीरियन। अब समस्या ये है कि जो बैक्टीरियन राजा हैं वो पल्लवों से पहले के हैं, तो ये कहते हैं कि शायद ये वही हैं। अब इनके दो तर्क हमारे सामने आते हैं। इसके बाद में ये जो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल है, ये देसी विद्वान हैं। ये इन्हें कहते हैं कि भाई जो पल्लव है ना, वो वाकाटकों से संबंधित थे। ये वाकाटकों से संबंधित थे, यानी कि ये वाकाटकों के अंतर्गत थे, ये प्रमाण देते हैं। और दूसरे विद्वान भी हैं। दूसरे विद्वान क्या कहते हैं पल्लवों के बारे में? वो कहते हैं कि ये नागवंश और नागचोल कुल से संबंधित थे। भाई ये जो जानकारी है मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हमने पल्लव वंश के बारे में ये जानकारी दी। अब जानते हैं पल्लव वंश के, शुरू करते हैं शासकों के बारे में कि भाई पहला जो शासक है ना पल्लव वंश का पहला शासक, उसके बारे में जानते हैं। पल्लव वंश का पहला शासक शिव स्कंद वर्मन है। कौन थे? पल्लव वंश के पहले शासक शिव स्कंद वर्मन थे। इन्होंने अपने शासन काल के दौरान, अब भाई हम वो जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने शासन के दौरान वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करता है। इन्होंने वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी राजधानी कांची को अपनी राजधानी बनाया। कांची को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, अब क्या होता है कि जब पल्लव वंश था तो ये दक्षिण भारत का राजवंश है
और उत्तर भारत में क्या था, गुप्त राजवंश, वाकाटक राजवंश। तो ये ऐसे राजवंश हैं, इनसे संबंधित समकालीन राजाओं से भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इधर पल्लव थे तो उधर गुप्त वंश था, वाकाटक वंश था, ठीक है, कदम्ब वंश भी था, ठीक है। तो इनके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलान के लिए आते हैं, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि जब इन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया पल्लवों ने, तो समुद्रगुप्त जो कि विश्व विजेता की चाह में, विश्व विजेता नहीं, अपने राज्य विस्तार की चाह में, यानी पूरे भारत के राज्य पर, पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इन्होंने भी अभियान चलाए हुए थे। तो उसी अभियान के दौरान जब इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान शुरू किए तो उसमें पल्लव वंश के विष्णुगुप्त को इन्होंने, समुद्रगुप्त जी ने भी इन्हें हराया था, ठीक है। और इसके बाद में 5वीं और 6ठी सदी में इनका इतिहास अंधकारमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब समुद्रगुप्त जी के अधीन भी ये हो जाते हैं। उसके बाद में इनका इतिहास, गुप्त काल के संबंधित इतिहास इनका अंधकार में है, यानी विलुप्ति की कगार पर। अब इनकी शक्ति दोबारा से, इनकी शक्ति दोबारा से, क्योंकि जो गुप्तों का समय है वो थोड़ा पीछे हो गया, अब इनकी शक्ति का दोबारा से जो उत्थान होता है, शक्ति का जो उत्थान होता है दोबारा, तो वो क्या होता है, इसे दोबारा ही बोलेंगे भाई। 5वीं सदी में जब अंधकार हो गया, समुद्रगुप्त को विष्णुगुप्त जी ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद में इनकी शक्ति का जो पुनः दोबारा उत्थान होता है वो कब होता है, सिंह विष्णु जी के द्वारा। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 575 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठते हैं और 600 ईस्वी तक शासन करते हैं। 600 ईस्वी का मतलब है, अगर आप समकालीन शासक के बारे में जाने तो उत्तर भारत में भी 600 ईस्वी, क्योंकि 606 में हर्षवर्धन जी का शासन आता है, उनसे पहले उनके पूर्वजों का, जो कि प्रभाकर वर्धन है, वो थे। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इनके समकालीन माने जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि समकालीन राजाओं पर, आपको समकालीन राजवंशों पर विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 नंबर का पेपरों में आता है। 2 नंबर का क्यों आता है? क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि नेट का पेपर, वो एक क्वेश्चन के 2 नंबर देता है, बाकी सब में 1-1 मिलते हैं। तो इनसे हम बातें चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान को हम उधर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। इनके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे वो हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में जानकारी देंगे। अब जानते हैं कि 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। इनको, यानी सिंह विष्णु को, सिंह विष्णु तोतरायण और अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अवनी सिंह के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कि इनको इन नाम से भी कहते हैं। इनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, संस्कृत भाषा के या संस्कृत साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि उस समय भारवी थे, जो कि इनके दरबार में रहते थे। इनके ही काल में यानी पल्लव वंश के राजाओं के काल में, या फिर सिंह विष्णु के काल में ही मामल्लपुरम का आदिबृहा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्थान है और ये वो मंदिर है। भाई, मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन मिलान के लिए समय, शासक और स्थान इनसे संबंधित आते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बता रहा हूं, ये आपने याद करनी है। तो मंदिर बना था, और इस मंदिर में खास बात, विशेषता क्या है कि इसमें सिंह विष्णु और उसकी 2 रानियां,
सिंह विष्णु और उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित है। अब सिंह विष्णु से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी पल्लव वंश से। अब इनके बाद जो शासन करने आते हैं वो होते हैं पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन, जो कि 600 ईस्वी में गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठते हैं और 630 ईस्वी तक वो शासन भी करते हैं। इनके समय में महत्वपूर्ण घटना जिसके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं, वो ये कि इन्हीं के समय में पल्लव और पांड्य और पल्लव और चोल संघर्ष शुरू होता है। ये आपने याद रखने समकालीन राजवंशों से जो संघर्ष है कि पल्लव और पांड्य संघर्ष शुरू होता है, पल्लव और चालुक्य संघर्ष शुरू होता है। ठीक है। अब जो महेंद्र वर्मन है पल्लव वंश के शासक, ये विचित्र चित्र और मत विलास, प्रहसन और गुणभर ये पदवी धारण करते हैं। पल्लव वंश में सबसे ज्यादा पदवी धारण करने वाले महेंद्र वर्मन हैं और पदवियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी शब्द या वाक्य या फिर महत्वपूर्ण तथ्य आपसे चूक जाए, छूट जाए। ठीक है। तो ये क्या है, पदवी धारण करते हैं। पहले ये जैन धर्म मानने वाले थे, पहले ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में ये शिव मत को मानने यानी शिव धर्म को मानने लगे। शिव धर्म को क्यों मानने लगे? क्योंकि संत थे अपार, ये अपार संत थे जिनके प्रभाव के कारण इन्होंने शिव धर्म को ग्रहण कर लिया था। इनके बाद में महेंद्र वर्मन ने मतविलास, प्रहसन, भगवद जजुकियम ये ग्रंथों की रचनाएं की थी। ये किसने रचनाएं की थी? तो महेंद्र वर्मन जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। इन्हीं के संरक्षण में यानी इन्हीं के अंतर्गत क्या है, पल्लव समय में, पल्लव काल में संगीत शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था कुडमी माल्य। ये वो ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हम संगीत शास्त्र का ग्रंथ भी कहते हैं। समय पल्लव काल, राजा महेंद्र वर्मन के संरक्षण में, है ना। इनके बाद में राजा महेंद्र वर्मन ने भी संगीत शास्त्र की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? रुद्राचार्य जी से। ये जो महेंद्र वर्मन जी हैं ये बहुत अच्छे संगीतज्ञ और विद्वान थे। इन्होंने संगीत शास्त्र की जो शिक्षा ली है वो रुद्राचार्य जी से ली है। इनके बाद शासन करने के लिए जो होते हैं पल्लव काल से वो नरसिंह वर्मन होते हैं। नरसिंह वर्मन का एक अभिलेख है जिसका नाम है कुर्रमदान। ये कुर्रमदान के अनुसार, कुर्रमदान अभिलेख, इसे कुर्रमदान लेख लिख लीजिए। ठीक है, भूल जाएंगे आप। ये कुर्रमदान लेख है। इसमें क्या जानकारी है जो कि नरसिंह वर्मन जी के में है? इसने चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय को समझ रहे हो? ये जानकारी पल्लव शासक के बारे में। पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन और लेख कौन सा है? कुर्रमदान के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने परिमल, मणि मंगलाई और सूरमार इनके युद्धों में हराया था। नरसिंह वर्मन जी ने पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक थे, उनको युद्ध का नाम क्या है?
परिमल, मणि, मंगलाई, सूरमार, इनके युद्धों में इन्हें हराया था। और पुलकेशिन की पीठ पर, देखो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या करी थी, युद्ध में हराने के बाद पुलकेशिन को पकड़ लिया। पुलकेशिन जो कि राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, उनको पकड़ लिया और उनकी पीठ पर विजय शब्द, उनकी पीठ पर विजय शब्द अंकित कर दिया। हो सकता है मेरे प्यारे साथियों इन शब्दों के लिए भी भाई एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, मैं नहीं चाहता, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो उनकी विजय शब्द उनकी पीठ पर अंकित कर दिया। इसके बाद में हमें जो जानकारी मिलती है, कशाककुडी अभिलेख है, नरसिंह वर्मन के समय एक अभिलेख मिलता है कशाककुडी अभिलेख, जिसमें जानकारी मिलती है कि श्रीलंका पर विजय प्रमाणित होती है। इनकी श्रीलंका पर भी विजय प्रमाणित होती है, वो किसके द्वारा होती है, तो कशाककुडी अभिलेख, ठीक है, इनसे होती है। इनके बाद में महेंद्र वर्मन द्वितीय जो कि 668 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 670 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके समय में महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसने घटिका यानी विद्वानों की संस्था, घटिका का जो नाम है पल्लव समय में उसका नाम है विद्वानों की संस्था, इसका विस्तार किया। ये इनके समय से संबंधित घटना है। लेखों की अगर हम बात करें तो लेखों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है पल्लव समय में कि मध्यम लोकपाल इन्हें कहा जाता है, पल्लव वंश के शासक थे। अब इनके बाद में परमेश्वर वर्मन शासन के लिए आते हैं, जो कि 670 ईस्वी में शासन यानी गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर राजा बनते हैं और 700 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके समय में भी पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू होता है। इनके समय में केवल पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू होता है। महेंद्र वर्मन जी के समय में पल्लव और पांड्या और पल्लव और चालुक्य दोनों के साथ, लेकिन इनके समय में जो परमेश्वर वर्मन है, पल्लव और चालुक्य संघर्ष शुरू होता है। इन्होंने मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण किया था। याद रख लेना इस मंदिर को कि मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। उनके बाद शासन करने आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासन के लिए आते हैं और 700 ईस्वी में वो सिंहासन पर बैठते हैं और 728 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इन्हें राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव शासक इन्हें राज सिंह के भी नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां से पेपरों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था और इस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अन्य निर्माण, इनके समय में जो अन्य निर्माण हुए थे वो ये कि महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांची में दो हो गए, कांची में कैलाश मंदिर हो गया और राजेश्वर मंदिर के नाम से इसे पुकारा जाता है। दूसरा कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण इनके समय में हुआ था। अब महाकवि जो दंडी है ना, महाकवि दंडी इनके समकालीन थे। मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपरों में
पूछ लिया जाए, पूछा भी जाता है। तो इनके समकालीन कौन थे? दंडी इनके समकालीन थे। इनके बाद में पल्लव साम्राज्य पर शासन करने वाले जो राजा थे वो परमेश्वर द्वितीय थे, जो कि 728 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 730 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके बारे में जो हमें साक्ष्य जो मिलते हैं वो ये कि इन्होंने बृहस्पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया और संसार की रक्षा की। ये जो है मुझे संदिग्ध है ये जो चीजें हैं, लेकिन हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए। तो ठीक है, और क्या है कि इनके बारे में चालुक्य अभिलेख था, उलचल अभिलेख, ये चालुक्य अभिलेख है। उलचल अभिलेख ये जो जानकारी देता है इनके बारे में कि विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग शासक थे, गंग शासक दुर्विनीत की सहायता से इन्हें हराया था। यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये चालुक्य राजाओं का अभिलेख है, उलचल अभिलेख। ये इनके बारे में जानकारी देता है। पल्लव शासक कौन थे? परमेश्वरम द्वितीय के बारे में जानकारी देता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने, अकेले नहीं, विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग शासक दुर्विनीत की सहायता से इन्हें हराया था। और जो दूसरे अभिलेख अभी हमें अपने इतिहास में मिले हैं वो ये जानकारी देते हैं कि कली को दंडित करने वाले और मनु के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले कहा जाता है। इनके बाद में पल्लव वंश में जो शासन करने आते हैं वो नंदीवर्मन द्वितीय हैं, जो कि 730 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 800 ईस्वी तक ये सिंहासन पर रहते हैं। इन्होंने चोल शासक विक्रमादित्य को हराया। और इसके बाद में गोविंद तृतीय का अभिलेख। अब गोविंद तृतीय के अभिलेख हमें जो जानकारी देते हैं वो ये कि राष्ट्रकूट शासक थे दंतीदुर्ग। भाई ये जो है नंदीवर्मन ने केवल ये जानकारी है 730 से 800 ईस्वी तक इन्होंने सिंहासन पर राज किया था और विक्रमादित्य को हराया था। लेकिन दूसरे राजा जो कि गोविंद तृतीय हैं उनके अभिलेख ये जानकारी देते हैं कि राष्ट्रकूट शासक थे दंतीदुर्ग ने जब कांची पर विजय प्राप्त की। कांची क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची। जब दंतीदुर्ग ने पल्लवों की राजधानी पर विजय प्राप्त की तो क्या हुआ? यह अभिलेख देता है जानकारी गोविंद तृतीय का कि विजय प्राप्त करने के बाद अपनी पुत्री रेवा, ये किसकी थी? दंतीदुर्ग की पुत्री थी रेवा, उसका विवाह नंदीवर्मन के साथ कर दिया। ये जानकारी गोविंद तृतीय के अभिलेख से मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पल्लव वंश से संबंधित उनके उदय के बारे में और उनके राजाओं के बारे में, उनके शासन के और समय के या उनके समय में घटित घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।